चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। नीतीश और भाई वीरेंद्र आमने सामने, सरकार नहीं चलेगी पर सीएम का पलटवार। बिहार विधानसभा का मंगलवार का सत्र हंगामेदार रहा। चौकीदारों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र की ओर मुखातिब होकर कहा, हम लोग 2002 हैं, आप लोग कितने हैं देखिए। हालांकि एनडीए को इस बार 202 सीटें मिली हैं, लेकिन बोलते वक्त सीएम से 2002 कहने की जुबानी चूक हो गई। विपक्ष ने नीतीश होश में आओ के नारे लगाए और वेल तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ने पर मार्शल तैनात किए गए। सत्ता पक्ष ने लाठीचार्ज को कानून व्यवस्था से जुड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे दमनात्मक कार्रवाई करार देते हुए न्यायिक जांच की मांग की। हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की तैयारी। AIMIM भी प्लान में शामिल दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लेकर RJD में नई रणनीति बन रही है। उनके बेटे ओसामा शहाब के विधायक बनने के बाद परिवार की सक्रियता को नई ऊर्जा मिली है। अब पार्टी के भीतर चर्चा है कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तो सीट निकाल लेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि विपक्षी समर्थन की गणित उनके पक्ष में बन सकती है। AIMIM ने भी विपक्षी एकजुटता की अपील की है। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और सबकी नजरें RJD नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। पटना सिटी में बाइक की टक्कर से महिला दरोगा गंभीर। आरोपी हिरासत में। पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में शुक्रवार को ड्यूटी पर जा रही महिला दरोगा भारती कुमारी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लिया और बाइक जब्त कर ली। डॉक्टरों ने बताया कि भारती कुमारी के एक हाथ की हड्डी टूट गई है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि लापरवाही और तेज रफ्तार की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी आवास पर सियासी ब्रेक। लालू से 10 सर्कुलर रोड खाली कराने का प्लान ठंडा पड़ा। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला अलॉट किए जाने का लेटर जैसे ही बाहर आया, बिहार की राजनीति गर्मा गई। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया था कि उन्हें नया आवास दिया जाएगा। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि लालू परिवार को 20 साल से ज्यादा समय से ठिकाना बने 10 सर्कुलर रोड को खाली करना होगा। यह वही बंगला है जो वर्षों से लालू परिवार का राजनीतिक और निजी केंद्र रहा है। राजद के कई बड़े फैसले इसी आवास से तय हुए हैं। विपक्ष ने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने बयानबाजी तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के एक बड़े मंत्री ने इसे खाली कराने की पहल की थी और अफसरों को निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि आदेश जारी होने के बावजूद कोई सख्त नोटिस नहीं दिया गया और न ही बंगला किसी और को आवंटित किया गया। मीडिया में खबर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद से यह मुद्दा शांत हो गया और राबड़ी देवी अब भी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही हैं। होली के बाद बिहार में बढ़ेगा गर्मी का तेवर। मार्च में ही मई जैसा एहसास मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि होली के बाद बिहार में गर्मी का असर तीखा होगा। 28 फरवरी के बाद से तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी और मार्च में ही मई जैसी जलन महसूस होगी। इस बार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और वर्षा की कमी के कारण मौसम में बदलाव होगा। होली के दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तरी भागों की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक गर्म रहेगा। सोमवार को भागलपुर सबौर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और कैमूर का सर्वाधिक तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम शुष्क बना हुआ है और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मार्च से ही गर्मी का असर दिखेगा और लोगों को मई जैसी तपिश का सामना करना पड़ेगा। चरस की पैकेट से निकली थी ईंट। पूर्व GRP RPF थानेदार सहित 9 लोक सेवकों पर
FIR बिहार पुलिस ने मादक पदार्थ की बरामदगी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने पूर्वी चंपारण के सुगौली के तत्कालीन GRP और RPF थानेदार समेत 9 लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला मार्च 2025 का है। सुगौली रेल थाने में दर्ज कांड 04/25 में पुलिस ने दावा किया था कि पैकेट में भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है, लेकिन 2 महीने बाद न्यायालय में प्रदर्शित करने के दौरान पैकेट खुलने पर उसमें ईंटें मिली। इसके बाद त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की गई। मोतिहारी ADM शैलेंद्र कुमार भारती, समस्तीपुर के RPF कमांडेंट शेख जन अहमद झानी और मुजफ्फरपुर रेल ASP बीणा कुमारी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सभी 9 अभियुक्तों ने मिली भगत कर आपराधिक षड्यंत्र रचा। जब्ती सूची बनाने की प्रक्रिया को संदिग्ध बताया गया और यह भी पाया गया कि थानाध्यक्ष ने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर तक नहीं किया। शराबबंदी पर नीतीश के मंत्री की 2 टूक। मांझी और कुशवाहा के विधायक की मांग पर साफ जवाब। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस बार सवाल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर से भी उठे। जीतन राम मांझी लंबे समय से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आनंद माधव ने भी विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस कानून पर पुनर्विचार का आग्रह किया, लेकिन अब मुख्यमंत्री के करीबी और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है और सरकार अपने फैसले पर अडिग है। चौधरी ने कहा कि जब यह कानून लागू किया गया था तब सरकार को पता था कि राजस्व में कमी आएगी, लेकिन समाज हित को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी से घाटा जरूर हुआ, लेकिन विकास के पैमानों पर बिहार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे केवल शराबबंदी कहना गलत है। इसका पूरा नाम बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम है, जिसमें शराब पीना भी अपराध है। बिहार में भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग फिर तेज। लाठीचार्ज पर गर्जा विपक्ष बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधानसभा परिसर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। विपक्षी दलों, खासकर राजद विधायकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा गेट के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चौकीदारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे उन्होंने अलोकतांत्रिक और दमनात्मक कार्रवाई बताया। राजद नेताओं ने न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष का कहना है कि बड़ी संख्या में गरीब और दलित परिवार जमीन से वंचित हैं और उन्हें आवासीय जमीन देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजद विधायकों ने इसे सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा बताया और कहा कि जमीन मिलने से गरीब परिवार सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है। CM नीतीश का बड़ा ऐलान। वार्ड सदस्यों को हर साल 2 लाख रुपए फंड। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह राशि स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च होगी। सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी और स्वीकृति मिलने के बाद राशि जारी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मनरेगा के तहत मुखिया को सालाना 10 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार है। अब वार्ड सदस्यों को भी योजनाओं के चयन और राशि खर्च में भूमिका देने पर विचार हो रहा है। सदन में इस मुद्दे पर लगभग 30 मिनट तक चर्चा हुई। कई सदस्यों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताया। सदस्य सच्चिदानंद राय ने आरोप लगाया कि मुखिया कई बार वोट आधारित प्राथमिकता से राशि खर्च करते हैं। पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने वित्त आयोग की राशि में हिस्सेदारी की मांग की। दिनेश सिंह ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद वार्ड सदस्यों को पर्याप्त अधिकार नहीं है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया और कहा कि पंचायत बैठकों में सहमति बनाकर संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने संकेत दिया कि व्यवस्था में सुधार पर गंभीरता से विचार होगा। मुजफ्फरपुर ASK MCH में बंदरों का खौफ, बच्चों पर हमला,
मरीज भी दहशत में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH परिसर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को बंदरों के झुंड ने हाथ में केला और ब्रेड खा रहे बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चों को खरोंचते हुए बंदर उनके हाथ खींचकर कुछ दूर तक ले गए। हालांकि लोगों के लाठी डंडा लेकर दौड़ने पर बंदर बच्चे को छोड़कर भाग गए। मरीज और उनके स्वजन ने बताया कि दूध या अन्य सामग्री खा रहे बच्चों पर अक्सर बंदर हमला कर देते हैं। अस्पताल परिसर में करीब 50 से अधिक बंदरों का जमावड़ा है, जो रोजाना पेयजल पाइप, बिजली वायर और अन्य सामग्रियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तो बंदर इमरजेंसी और वार्डों में भी घुसकर मरीजों का सामान ले जा रहे हैं और दवा स्टोर रूम में भी उत्पात मचा रहे हैं। अधीक्षक डॉक्टर महेश प्रसाद ने बताया कि वन विभाग को लगातार पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आशंका जताई कि बंदरों की बढ़ती संख्या से कभी कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। मरीज और उनके परिजन अब अस्पताल में दहशत के माहौल में रह रहे हैं। नेपाल में 5 दिन पहले शादी, मुजफ्फरपुर में बवाल। शिक्षिका बनी मां, कहानी में नया मोड़ और आई। मुजफ्फरपुर की एक शिक्षिका की कहानी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नेपाल में गुपचुप शादी, मुजफ्फरपुर में हंगामा और अब शिक्षिका के मां बनने से पूरा मामला पलट गया है। शिक्षिका का अपहरण कर शादी किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें स्कूल संचालक और VIP के प्रखंड अध्यक्ष राकेश साह समेत 7 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच शिक्षिका का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मंदिर में शादी की बात सामने आई। गांव में 2 पक्षों के बीच तनातनी बढ़ गई और आरोपित स्कूल संचालक के दोस्त को दूसरे पक्ष ने बंधक बनाकर पिटाई कर दी। मामला और उलझ गया जब शिक्षिका सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद मां बन चुकी थी। उसकी गोद में 3 दिन की नवजात बच्ची थी। पुलिस ने जच्चा बच्चा को अभिरक्षा में लिया है और अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद कोर्ट में उसका 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है और अब पुलिस व समाज दोनों की नजरें शिक्षिका के बयान पर टिकी हैं। घर पर खड़ी गाड़ी का कट गया ऑनलाइन चालान, भोजपुर SP ने दिए जांच के आदेश। आरा में मंगलवार को ट्रैफिक थाना में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक अजीब शिकायत सामने आई। भेड़िया गांव निवासी राहुल सिंह ने SP राज को बताया कि उनकी पिकअप गाड़ी घर पर खड़ी थी, लेकिन बक्सर और रोहतास जिले में उसका ऑनलाइन चालान काटा गया। इस पर SP ने ट्रैफिक DSP को निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र के DSP से मामले की जांच कराई जाए। जनसुनवाई में अन्य शिकायतें भी आईं। असलम और इब्रार ने मौलाबाग मस्जिद के पास मछली मांस की दुकानों से दुर्गंध की शिकायत की, जिस पर SP ने कहा कि अतिक्रमण हटाना प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेदारी है, पुलिस सहयोग करेगी। हरिराम मिश्रा ने मोबाइल गुम होने की शिकायत की, जिस पर SP ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ऑटो स्टैंड को लेकर भी शिकायतें आईं कि स्टेशन और अन्य स्थानों पर सड़क पर ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं। SP ने SDO के साथ बैठक कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। आरा शहर में ट्रैफिक समस्या पर भी लोगों ने सुझाव दिए, जिस पर SP ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बांका में दुल्हन बनी ब्यूटी मैट्रिक परीक्षा देने पहुंची। पति ने टीका लगाकर अंग्रेजी में कहे प्यार भरे शब्द। बांका जिले के रजौन प्रखंड में शिक्षा के प्रति जागरूकता और बेटियों के हौसले की प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा देने एक दुल्हन पहुंची। हाथों में मेहंदी, लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर और गहनों से सजी ब्यूटी कुमारी जैसे ही परीक्षा केंद्र पहुंची, वहां कौतूहल का माहौल बन गया। शादी की रस्में पूरी करने के बाद वह अंग्रेजी की परीक्षा देने पहुंची। उसके पति संजीत कुमार यादव बाहर वाहन में बैठकर इंतजार करते रहे। जानकारी के अनुसार अमरपुर प्रखंड की रहने वाली ब्यूटी की शादी रजौन प्रखंड के मजौनी गांव निवासी संजीत से तय थी। रविवार रात विवाह की रस्में पूरी हुईं, लेकिन छात्रा ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सोमवार सुबह परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया। परीक्षा के बाद ब्यूटी ने कहा कि वह शादी के कारण पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना चाहती थी। परिवार और ससुराल पक्ष के सहयोग से ही वह परीक्षा केंद्र पहुंच सकी। उसका कहना था कि 1 साल की मेहनत बेकार न जाए, इसलिए परीक्षा देना जरूरी था। 2 मार्च को बांका आएंगे CM नीतीश। अस्पताल, कॉलेज और IB भवन का देंगे सौगात। बांका जिले में 2 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन प्रस्तावित है। प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने कटोरिया पहुंचकर निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज और रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और सबसे पहले रेफरल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कॉलेज परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। निरीक्षण के दौरान कॉलेज परिसर में हेलीपैड, जनसभा स्थल, पार्किंग और प्रदर्शनी स्टॉल की व्यवस्था देखी गई। एएसपी ने साफ सफाई, झाड़ियों की कटाई और भूमि समतलीकरण का निर्देश दिया। कॉलेज और अस्पताल के बीच संपर्क मार्ग को सुगम बनाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रशासन का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इंस्पेक्टर साहब, बचा लीजिए। बांका थाने में बच्ची की गुहार। बोली, माँ पीटती है, प्लीज पापा के पास भेज दो। बांका टाउन थाना में सोमवार को भावुक माहौल बन गया जब 11 वर्षीय बच्ची अपनी मां की मारपीट से परेशान होकर मदद मांगने पहुंची। पहली बार पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद मानते हुए समझाने की कोशिश की और बच्ची को मां के साथ घर भेज दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची फिर रोते हुए थाना पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई। बच्ची ने बताया कि उसकी मां अक्सर मारपीट करती है और वह मानसिक रूप से परेशान है। बच्ची ने पढ़ाई जारी रखने और पिता के पास रहने की इच्छा जताई। मां ने स्वीकार किया कि आर्थिक दबाव और पति से सहयोग न मिलने के कारण बच्चों की देखभाल में कठिनाई हो रही है। बच्ची ने आरोप लगाया कि मां किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल पर बातचीत करती है, जिससे विवाद बढ़ा। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चाइल्ड लाइन को सूचना दी। टीम अब बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। अमित शाह किशनगंज दौरे पर घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और चुनावी रणनीति पर होगी। बड़ी बैठक करीब 4 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को किशनगंज पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। गृह मंत्री अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक कर सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और निगरानी पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावित सेना स्टेशन और प्रगतिशील ग्राम योजना भी एजेंडे में शामिल है। शाह का आगमन बुधवार शाम 4 बजे मेची सभागार में होगा, जहां वे जिला प्रशासन, एसएसपी और बीएसएफ अधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन अररिया में सीमावर्ती 7 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस दौरे को चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शाह भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर बंगाल चुनाव की रणनीति भी तय करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार समेत अधिकारियों ने हवाई अड्डा, सभागार और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बिहार में एसबीआई का एटीएम लूटने आए थे बदमाश। मुंबई में बजा अलार्म, पुलिस देख भागे लुटेरे। रोहतास जिले के गोधारी बाजार स्थित एसबीआई एटीएम में शनिवार भोर करीब 3 बजे लुटेरों ने लूट का प्रयास किया। एटीएम की ऑनलाइन निगरानी मुंबई में हो रही थी। अलार्म बजते ही टीम ने एसपी को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही लुटेरे गोली चलाते हुए भाग निकले। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। लुटेरे भागने की जल्दी में अपना चप्पल, गमछा और गैस सिलेंडर समेत औजार छोड़ गए। बाजारवासियों ने बताया कि लुटेरे काली स्कॉर्पियो से आए थे और मशीन काटने के लिए गैस कटर व अन्य औजार लेकर आए थे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। 4,200 एकड़, 1,302 करोड़ और लाखों नौकरियां। सोनपुर के डबल डेकर एयरपोर्ट से बदलेगा बिहार का नक्शा। सारण जिले के सोनपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी दे दी है और भूमि अधिग्रहण के लिए 1,302 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। एयरपोर्ट 4,200 एकड़ क्षेत्र में हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर होगी। यहाँ एयरबस A380 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। रूढ़ी ने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर बिहार, नेपाल, भूटान, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लिए बड़ा केंद्र बनेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज है और 3 से 4 महीने में निर्माण शुरू होने की संभावना है। लक्ष्य है कि परियोजना अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो। एयरपोर्ट से हजारों रोजगार सृजित होंगे, पलायन कम होगा और होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स अब छोटे उद्योगों का विकास होगा। जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सोने का लॉकेट खोया तो बच्चों को खिला दिया तांत्रिक का रंगीन चावल। 28 छात्र भर्ती, हंगामा और जांच के आदेश। मध्य विद्यालय अथरी में शनिवार को एक छात्रा का सोने का लॉकेट गायब हो गया। परिजनों ने अंधविश्वास का सहारा लिया और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने दावा किया कि उसके अभिमंत्रित रंगीन चावल खाने से चोर पकड़ा जाएगा। सोमवार को छात्रा के स्वजन स्कूल पहुंचे और बच्चों को कच्चा रंगीन चावल खिलाया। चावल खाते ही कई बच्चों ने जी मिचलाने और सिरदर्द की शिकायत की। देखते ही देखते अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में हंगामा हो गया। स्थिति गंभीर होने पर मुखिया और सरपंच ने एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को अस्पताल भेजा। कुल 28 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें 8 ने पेट दर्द और सिरदर्द की शिकायत की। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को कोई गंभीर खतरा नहीं था और मामूली इलाज के बाद सभी घर लौट गए। बीडीओ धनंजय कुमार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उग्र ग्रामीणों को शांत किया। बीडीओ ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में घुसकर बच्चों को कुछ खिलाने की अनुमति कैसे दी गई, इसकी जांच होगी। प्रधान शिक्षिका और जिम्मेदार शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वैशाली में जीविका दीदियां सिलेंगी आंगनबाड़ी बच्चों की ड्रेस, महिलाओं की बढ़ेगी इनकम। आत्मनिर्भरता की ओर कदम। वैशाली जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन ने नई पहल की है। 7 निश्चय 3 के तहत जीविका दीदियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की ड्रेस सिलने की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के मार्गदर्शन में जिले के सभी प्रखंडों के 34 संकुल संघों में सिलाई कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगभग 800 जीविका दीदियां इस अभियान से जुड़कर स्वरोजगार कर रही हैं। योजना के तहत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 1,45,037 बच्चों के लिए 2-2 सेट ड्रेस तैयार करने का लक्ष्य है। अब तक 18,719 बच्चों के कपड़े तैयार हो चुके हैं। निरीक्षण के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक वंदना कुमारी ने राजापाकर और बिधुपुर के संकुल संघों का दौरा किया और गुणवत्ता व समय सीमा की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने अन्य इच्छुक महिलाओं से भी जुड़ने की अपील की ताकि अधिक से अधिक परिवार स्थायी आय के स्रोत से जुड़ सकें। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग और बढ़ते स्क्रीन टाइम को रोकने के लिए नीति बनाएगी बिहार सरकार। गंभीर मुद्दे पर विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी। राज्य में बच्चों और किशोरों में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत और मोबाइल स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए सरकार समग्र नीति बनाने की तैयारी कर रही है। सिकटा के विधायक समृद्ध वर्मा ने सदन में यह मुद्दा उठाया और इसे अदृश्य महामारी बताया। उन्होंने कहा कि इन्फिनिटी स्क्रॉल की तकनीक में फंसकर बच्चे अपनी एकाग्रता खो रहे हैं और डोपामाइन के निरंतर प्रवाह से उनका दिमाग मानसिक अपहरण का शिकार हो रहा है। सरकार ने माना कि यह गंभीर विषय है और सूचना प्रावैधिकी विभाग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी है। साथ ही प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत अवैध सट्टेबाजी और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। विधायक ने सुझाव दिया कि स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल हाइजीन शामिल किया जाए, जिला स्तर पर एडिक्शन क्लिनिक खोले जाएं और जीविका दीदी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण माताओं को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट घोषित करने की मांग भी की।